हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। इसके क्या कारण रहे हैं, इसकी सफलता और असफलता के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और किस किसने इसका नेतृत्व किया था। इसके बारे में इतिहासकारों के क्या मत रहे हैं, उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह माना या फिर ये स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो पहली वीडियो देख सकते हैं। आज हम केवल इसके बारे में आज हम इसे पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे और इसके सभी कारणों को और इसके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम एक कहानी के रूप में समझ लेते हैं आखिर क्या कहानी बन रही थी जिसने इस विद्रोह को जन्म दिया। जो बन रहे थे सब कारण, इसके पहले हम इसके राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों को देख लेते हैं। देखिए, जो ये बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, ये भारत में कब आते हैं? ये आते हैं 1798 में। और जैसे ये भारत में आते हैं, ये अपनी साम्राज्य विस्तार नीति को आगे बढ़ाना चाहते थे और उसी के तहत इन्होंने भारत में सहायक संधि को लागू किया। सहायक संधि क्या थी? इसके तहत ये जिस भी राज्य के साथ इस संधि को करते थे, अपना एक रेजिमेंट वहाँ पर रखते थे। दूसरा, ये उन्हें कहते थे कि हमारी सेना आप लोगों की उस राज्य की सुरक्षा करेगी। अगर कोई आप पर हमला करता है तो हम उससे आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन उस सेना का खर्च उसी राज्य को देना होगा। तो राज्य को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी होगी। इसके अलावा वो राज्य किसी भी यूरोपीय देश के साथ या किसी भी दूसरे राज्य के साथ बगैर अंग्रेजों से पूछे, अंग्रेजी सरकार से पूछे कोई भी संधि नहीं कर सकता था। तो ये थी सहायक संधि, अर्थात जो राज्य इनके साथ संधि करता था उनकी स्वतंत्रता ये एक तरीके से छीन लेते थे। तो किस किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार की थी? मैसूर और तंजौर। सबसे पहले मैसूर और तंजौर 1799 में सहायक संधि स्वीकार करते हैं। इसके बाद अवध 1801, जो पेशवा थे 1802 और भोसले 1803 और सिंधिया 1804, इन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब इससे क्या हुआ? इससे ये राज्य अपनी स्वतंत्रता को खो बैठे और दूसरा, इन्हें उस सेना का खर्च भी उठाना था। इस कारण इन राज्यों में अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष पैदा था। दूसरा, अगर हम यहाँ देखें, जो डलहौजी है, ये डलहौजी कब आते हैं भारत में? डलहौजी आए थे 1748 में। 1848 में डलहौजी भारत में आते हैं, भारत के गवर्नर जनरल बनकर, और ये भारत में लागू करते हैं राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति इनकी क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये यहाँ पर जो जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे, जिन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं थे, उनके गोद लेने के अधिकार को निषेध कर दिया, अर्थात वे अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते थे। इसके तहत इन्होंने कई राज्यों को अंग्रेजी राज्य में विलय किया था, जिसमें सतारा, जिसका इन्होंने 1848 में विलय कर लिया, झांसी 1853 में, और बघाट 1850 में, जैतपुर और संबलपुर का 1849 में, और नागपुर का 1854 में। इन राज्यों का डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। देखिए, ये जो ईयर दिए हैं, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। वेलेजली की सहायक संधि और राज्य डलहौजी की राज्य हड़प नीति मैचिंग में दे दिया जाता है किस राज्य ने कब स्वीकार की, या फिर इनको क्रोनोलॉजी में लगाना आ जाता है। तो आपको सभी राज्यों की याद होने चाहिए किस राज्य ने कब इस संधि को स्वीकार किया या फिर इनका विलय कब किया गया था। इसके अलावा जो नवाबों की उपाधियाँ हैं, वो भी डलहौजी के समय समाप्त कर दी गई। नवाबों को दी जाने वाली उपाधियाँ छीन ली गई, और पेंशन को बंद कर दिया गया। पेंशन बंद करने में कौन थे? जो नाना साहिब थे, इन्हें पेंशन दी जाती थी, लेकिन उन्होंने उसको बंद कर दिया। इसी कारण नाना साहिब इनके खिलाफ थे। इसके अलावा अवध का विलय कब किया था? अवध का विलय 1856 में। देखिए, अवध ने 1801 में तो सहायक संधि को स्वीकार किया था वेलेजली की। उसके बावजूद, ये इनका समर्थक होने के बावजूद भी
1856 में डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाया गया। यहाँ के राजा पर कौन था, यहाँ का नवाब, वह थे वाजिद अली शाह, और इन पर कुशासन का आरोप लगाया कि ये अपने शासन को सही से नहीं चला पा रहे हैं। और इस तरह से 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में इन्होंने विलय कर लिया। अब यहाँ पर भी जनता में विरोध, क्योंकि जो वाजिद अली शाह थे ये अपनी जनता में बहुत लोकप्रिय थे, इस कारण वहाँ की जनता इनके खिलाफ हो गई और वाजिद अली शाह को इन्होंने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। इसके अलावा जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर है, इनके साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया। डलहौजी ने तो बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करने तक के लिए कह दिया था और कहा कि आप कुतुब मीनार में जाकर रहने लगे। इसके अलावा जो कैनिंग थे, उन्होंने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम सम्राट होंगे, इसके बाद कोई भी सम्राट नहीं होगा, केवल राजकुमारों की ही उपाधियाँ रहेंगी। इसके अलावा और क्या कारण रहे हैं, इनाम कमीशन का गठन किया गया था, किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा 1854 में इनाम कमीशन का गठन किस लिए किया गया था कि जो बहुत सारी जागीरें दी गई है उनकी जांच करनी थी और इसकी जांच के आधार पर उन जागीरों को दक्षिण भारत में ही 20,000 तक जागीरें समाप्त कर दी गई। तो जो जमींदार थे ये सब इनके विद्रोह, इनके खिलाफ हो गए थे। इसके अलावा जो भारतीय थे उन्हें उच्च पदों से दूर रखा जाता था। कॉर्नवालिस ने बोला था, कॉर्नवालिस की नीति थी कि भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखा जाए। तो ये सभी कारण रहे हैं जिनके कारण भारतीयों में एक असंतोष उत्पन्न हो चुका था। क्रांति होने से पहले ही ये बहुत सारे कारण बने हैं। इसके अलावा ये तो केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे। अगर हम आर्थिक कारण देखें तो वो क्या क्या रहे हैं, आर्थिक कारण में इनकी भू राजस्व व्यवस्था आती है। जो भू राजस्व व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर लागू की थी, चाहे उनमें स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या फिर महलवाड़ी हो, इन सभी व्यवस्थाओं में क्या हुआ, कर तो जनता पर बहुत ज़्यादा लगाया गया था, लगान तो लगातार वसूला जा रहा था, लेकिन जो यहाँ के किसान थे उनकी स्थिति पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। उनकी ज़मीन पर और किसानों पर कोई भी सहायता उन्हें नहीं दी जा रही थी। केवल यहाँ के जो जमींदार थे, जो बिचौलवा थे, या तो वे दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे थे या फिर इसका फ़ायदा केवल अंग्रेज़ों को हो रहा था, किसानों को कोई भी फायदा नहीं था। दूसरा, जो यहाँ के पारंपरिक उद्योग हैं, क्योंकि ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे अपने ब्रिटेन से बना माल भारत में लाना शुरू कर दिया, जिस कारण उसकी कीमत वो कम कीमत पर बिकता था और जो भारतीयों का माल था, क्योंकि वो केवल हाथ से बनाया जाता था, वो महंगा होता था। तो इससे क्या हुआ, भारत के उद्योग धंधे जो है वो नष्ट हो चुके थे और यहाँ की जनता बेरोजगार हो रही थी। वहीं निर्यात कर में इन्होंने भारी वृद्धि की थी, ताकि जो भारत से जाने वाला माल है बाहर जाता था ब्रिटेन में या दूसरी जगह पर, उस पर भारी निर्यात कर में ज़्यादा लगाया था और जो आयात कर, जो ब्रिटेन से भारत में माल आता था, वो आयात कर इन्होंने काफ़ी कम किया था, ताकि माल यहाँ ज़्यादा आ सके और यहाँ से बाहर जा ही ना पाए। इसके अलावा और क्या कारण थे, अकाल। इस समय भारत में बहुत सारे अकाल भी पड़े, लेकिन यहाँ की सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कोई भी सहायता नहीं की। बहुत सारी जनसंख्या अकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम धार्मिक और सामाजिक कारणों के बारे में देखें तो क्या कारण रहे हैं कि लोगों में धर्म के प्रति भी एक विद्रोह उत्पन्न हुआ था। तो इसमें सबसे पहले आता है समाज सुधार नीति। देखिए, जो अंग्रेज़ थे ये भारत के समाज को असभ्य और बर्बर समझते थे। इनका मानना था कि भारतीय समाज सभ्य नहीं है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और इसी नीति के तहत इन्होंने कुछ नियम यहाँ लागू किए हैं, जैसे इन्होंने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। कब किया? 1829 में। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया 1844 में। दास प्रथा को समाप्त किया 1843 में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया 1856 में। और वहीं कन्या वध को भी समाप्त किया 1793 में। तो देखिए, जब ये सभी जो भारतीय परंपरा थी, भारतीयों में कुछ प्रथाएं थी कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को सती होना है,
दास प्रथा, दास बनाए जाते थे, उस प्रथा को भी समाप्त किया। हिंदू धर्म में जो विधवा का विवाह है वो नहीं होता था, उसे भी लागू कर दिया। तो इन सभी कारणों के ये सभी जो इनकी नीतियाँ हैं, इनसे भारतीयों में एक विद्रोह था कि ये हमारे धर्म में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारा धर्म हम अपने अनुसार चलाएंगे, लेकिन अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं ताकि हमें भी ईसाई बनाएं। तो ये कुछ कारण रहे हैं। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति भी दे दी गई थी। कब? 1813 में। 1813 में ईसाई मिशनरियाँ अब भारत आ सकती है और यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है, इसकी अनुमति दे दी गई थी। तो जब ईसाई मिशनरियाँ यहाँ आई, उन्होंने अपने धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार किया और इनका एक मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को ईसाई बनाया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जब अकाल पड़े थे उसमें बहुत सारे व्यक्ति अनाथ हो चुके थे अकाल के समय, तो इन्होंने जो अनाथ बच्चे थे उन्हें ईसाई बनाया गया। इस समय एक यहाँ पर लेक्स लॉ की कानून पारित किया गया था। कब किया गया? 1850 में। 1850 में लेक्स लॉ की कानून आया था। और ये कानून क्या था? पहले ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है तो उसका अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन इस अधिनियम के, इस कानून के द्वारा अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसका अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। तो ये सब कारण थे जिनसे भारतीयों को लगा कि अब अंग्रेज भारत वालों को ईसाई बनाना चाहते हैं और उनके मन में एक विद्रोह की भावना थी। अगर हम और कारण देखें और क्या कारण रहे हैं, उनमें एक सैनिक कारण आता है जो काफ़ी प्रमुख है इसका, जिस कारण क्रांति हुई थी। तो सैनिक कारण क्या था? वो था सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार। सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो अंग्रेज है वो समझते थे कि भारतीय उनसे कमतर है। जो काली नस्ल के लोग हैं वो उन्हें गोरे नस्ल के आगे कम मानते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और जो एक ये है, ब्रिटिश सेना में सबसे ज़्यादा कौन थे? देखिए, ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश ज़्यादा नहीं थे। ब्रिटिश कितने थे? भारतीय अगर 5 है तो ब्रिटिश 1, तो 5 और 1 का रेशियो था भारतीयों का अंग्रेज़ों का सेना में। और वह भी सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? सबसे ज़्यादा अवध क्षेत्र के थे और उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांतों के। और इनमें भी कौन थे? अवध और उत्तर पश्चिम प्रांतों के ज़्यादातर ब्राह्मण और राजपूत, इन जातियों के ही सेना में ज़्यादातर व्यक्ति थे। इसके अलावा इन्हें वेतन भी अंग्रेज़ों की तुलना में काफ़ी कम दिया जाता था। उसी काम के लिए अंग्रेज़ों का वेतन ज़्यादा था और भारतीयों का वेतन कम था। भारतीयों को ऊंचे पद भी नहीं दिए जाते थे। सेना में भी इन्हें ऊंचे पदों से दूर रखा जाता था। वहीं सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में कैनिंग द्वारा लाया गया था। और इस अधिनियम के तहत क्या था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सैनिकों को समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। लेकिन जो भारतीय थे उनका मानना ये था, अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिसे इन्होंने माना कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया है। इसके अलावा डाक अधिनियम आया था। डाक अधिनियम ये कब आया था? 1854 में। इस डाक अधिनियम के तहत सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सेवा दी जा रही थी वो भी समाप्त कर दी गई थी। तो सैनिकों में भी एक तरीके से रोष उत्पन्न था। तो हर जगह भारत के हर तबके का व्यक्ति अंग्रेजों से परेशान था, चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे इनका सैनिक कारण हो, सभी कारणों से परेशान थे। लेकिन ये सब कारण होते हुए भी कोई क्रांति, क्योंकि ये कारण तो अचानक से नहीं उत्पन्न हुए थे, ये सब तो काफ़ी पहले से चले आ रहे थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम क्रांति हो गई? तो वो देखते हैं इसका तात्कालिक कारण क्या रहा। तात्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूस। देखिए, दिसंबर 1856, ये डेट याद रखनी है। दिसंबर 1856 में सेना के लिए एक नई राइफल एनफील्ड बनाई गई थी, जिसमें क्या था, कारतूस को मुंह से खोलना था। लेकिन खबर फैल गई कि ये जो कारतूस है, इस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है।
अब जैसे ही ये खबर धीरे धीरे फैलनी शुरू हुई तो सैनिकों ने इसके प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि वे अब तो उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही इतने सारे कारण हो चुके थे, पहले ही उन्होंने इनके धर्म में हस्तक्षेप कर रखा था। लेकिन ये होते ही जैसे ही इन्हें पता चला कि चर्बी वाले कारतूस है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो इन्होंने सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। अब इस जैसे ही ये खबर सब जगह फैल रही थी, सैनिक मना कर रहे थे, तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज सेनापति, वो इन पर दबाव डाल रहे थे। इसी के तहत जब इन्हें कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा गया, तो जो मंगल पांडे थे 29 मार्च 1857, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। लेकिन अगर इन्हें सेनापति ने कहा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। ये देखिए, इन्होंने गोली मार दी। तो यहाँ पर जो ये लेफ्टिनेंट बाग थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। मंगल पांडे ये कौन सी कहाँ के थे, ये बैरकपुर छावनी में थे, और वहाँ पर बैरकपुर में 34वीं इनकी NI रेजिमेंट थी। तो इन्होंने, मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों को गोली मार दी। इसके बाद जब इन्होंने 29 मार्च को गोली मारी तो 8 अप्रैल को ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो देखिए, जो मंगल पांडे, ये मंगल पांडे कहाँ के थे, ये थे उस समय जो गाजीपुर था वहाँ के रहने वाले थे। वर्तमान में तो अब ये बलिया का है। तो बलिया कहाँ पर, यूपी में। इन्हें 8 अप्रैल को जैसे ही फांसी दी, उसके बाद 34वीं बटालियन को भंग कर दिया गया था। अब इनकी फांसी के बाद ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और बाकी की जगहों पर भी कारतूस का प्रयोग करने से सैनिक मना करने लगे। धीरे धीरे ये विद्रोह इतना ज़्यादा बढ़ा कि फाइनली 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ में खुला विद्रोह कर दिया। तो ऐसे ही ये थे सब कारण जिनसे क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई क्रांति? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुई। अब चलिए देखते हैं किसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे रहा। तो जैसे ही 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई, तो यहाँ के जो विद्रोही थे, इन सब ने, यहाँ के जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक, उन पर हमला कर दिया और अधिकारियों की यहाँ पर हत्या कर दी। और यहाँ के सभी सैनिक, जो सेना में सैनिक थे भारतीय, वे सब यहाँ से इकट्ठा हुए और कहाँ पहुँच गए, ये सभी दिल्ली में पहुँच गए। दिल्ली में जाकर कब गए ये दिल्ली? 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ पर बहादुर शाह के पास लाल किले में ये चले जाते हैं। अब बहादुर शाह जफर उस समय काफ़ी बड़े हो चुके थे, इनकी एज काफ़ी थी, तो ये चाहते थे कि बहादुर शाह क्रांति को नेतृत्व प्रदान करें। लेकिन देखिए, आप यहाँ बहादुर शाह जफर को देख सकते हैं, इस समय काफ़ी इनकी एज हो चुकी थी, लेकिन ये नेता नहीं बनना चाहते थे। परंतु करते भी क्या, इतने सारे लोगों ने इन पर दबाव डाला तो इन्हें मजबूरी में नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ा। तो 12 मई को दिल्ली पर यहाँ के जो विद्रोही मेरठ से पहुँचे थे, इन सब ने 12 मई को दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। तो अब जैसे ही दिल्ली पर अधिकार हो गया विद्रोही का, ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी और सभी राजा और रजवाड़ों को सहायता के लिए पत्र लिखे जाने लगे। सभी को कहा गया कि हमने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, अब अंग्रेजी राज ज़्यादा दिन का नहीं है, आप सभी हमारी सहायता करें। तो इस तरह के पत्र सभी जगह लिखे जाने लगे। वहाँ पर जो कर्नल रिपले था, उस समय अंग्रेज अधिकारी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। देखिए, वहाँ पर बरेली में थे खान बहादुर खान, ये बरेली में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने वहाँ से सैनिकों को इकट्ठा किया और ये भी दिल्ली पहुँच जाते हैं। अब सभी जो विद्रोही थे वो दिल्ली पहुँच रहे थे, तो दिल्ली में अंग्रेज भी अपनी दिल्ली में कार्यवाही इन्होंने बहुत तेज कर दी। चारों तरफ कैनिंग के द्वारा नाकेबंदी कर दी गई थी। वहाँ पर हेनरी बर्नार्ड, ब्रिगेडियर विल्सन, ये भी अपनी सेना लेकर दिल्ली पहुँच जाते हैं।
निकलसन जो थे ये कश्मीरी गेट पर अधिकार कर लेते हैं और दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के प्रयासों से 20 सितंबर 1857 को, कई महीनों बाद, क्योंकि 12 मई में इन्होंने अपना अधिकार दिल्ली पर कर लिया था विद्रोहियों ने, इसके बाद मई के बाद सितंबर में अंग्रेज अपना पुनः अधिकार कर पाते हैं दिल्ली पर। यहाँ पर जो निकलसन थे अधिकारी, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली में किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी। तो जो निकलसन थे इनकी दिल्ली में मृत्यु हो जाती है विद्रोहियों के साथ लड़ते हुए। अब दिल्ली पर तो ये अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर को हडसन ने बंदी बना लिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर को बंदी किसने बनाया था, तो वो हडसन ने बनाया था। और इनके जो पुत्र थे, बहादुर शाह जफर के 2 बेटे थे, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा, और इनका पोता था अबू बकर। इन तीनों को लाल किले के सामने ये हडसन जो है गोली मार देते हैं। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 7 नवंबर 1862 को। बहादुर शाह जफर और इनकी पत्नी दोनों को ही रंगून भेज दिया गया था। इसके अलावा जो बख्त खां थे, जो दिल्ली में वास्तविक नेता रहे हैं विद्रोह का, इन्होंने वास्तविक नेतृत्व करता। मुख्य नेता कौन थे दिल्ली में, वो थे बहादुर शाह जफर, लेकिन अगर वास्तविक नेता पूछा जाए तो वो बख्त खां ही कहे जाएंगे। तो बख्त खां की मृत्यु, बख्त खां क्योंकि जब दिल्ली का विद्रोह समाप्त कर दिया गया था तो ये कहाँ चले जाते हैं, लखनऊ चले गए थे, जहाँ पर 13 मई 1859 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में विद्रोह कब हुआ, लखनऊ में हुआ था 4 जून को। 4 जून को लखनऊ में भी विद्रोह हो जाता है। और वहाँ की मुख्य नेता कौन थे, बेगम हजरत महल, इन्होंने नेतृत्व किया था। ये बेगम हजरत महल क्यों नाराज़ थी अंग्रेज़ों से, देखिए जो हमने बताया था आपको, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, जिन्हें कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था, ये उन्हीं की बेगम थी हजरत महल। इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया और अपने पुत्र बिजरिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। तो अवध में सबसे ज़्यादा जो विद्रोह था सबसे लंबा अवध में चला। और यहाँ पर जो हेनरी लॉरेंस थे, जो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हें भागकर रेजिडेंसी में शरण लेनी पड़ी। लेकिन जनता ने, जो विद्रोही थे वहाँ के, उन्होंने इस रेजिडेंसी में आग लगा दी थी, जिससे हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली में किसकी मृत्यु हुई थी, वहाँ पर निकलसन की हुई थी। और यहाँ पर किसकी हुई है, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस की। इसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी थे जनरल हैवलॉक और आउट्रम, वे अपनी सेना को लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं। और इसके बाद मार्च 1858 में कैंपबेल, इन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता ली थी। गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया गया था। यह क्वेश्चन भी आया है कई बार कि कैंपबेल ने किसकी सहायता ली थी, वो ली थी गोरखा रेजिमेंट की। इसके बाद जब लखनऊ में विद्रोह को समाप्त कर दिया गया तो जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने इसके बाद भी आत्मसमर्पण नहीं किया और यहाँ से भाग जाती है, वे नेपाल चली जाती है। इसके बाद भी लखनऊ में यहाँ पर संघर्ष जारी रहता है, किसके द्वारा, मौलवी अहमदुल्ला, ये संघर्ष को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद लखनऊ के बाद कानपुर के देख लेते हैं। कानपुर में किसने नेतृत्व किया था, वो किया था नाना साहेब द्वारा। ये नाना साहेब हैं, इन्होंने ये क्यों खिलाफ थे अंग्रेजों के, देखिए जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे ये उनके दत्तक पुत्र थे। अब इनकी पेंशन अंग्रेजों द्वारा बंद कर दी गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय, तो ये चाहते थे कि इनकी पेंशन को दोबारा बहाल किया जाए, इसी कारण इन्होंने भी अपना विद्रोह किया था। अब इनकी जो सहायता है वो किसने की थी, इनकी सहायता की थी तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने। नाना साहेब का दूसरा नाम, वास्तविक नाम क्या था, वो था दोंदू पंत। तो कानपुर में जो हैवलॉक और जनरल नील थे, इन्होंने पुनः अपना विद्रोह को दबा दिया था और पुनः अधिकार कर लिया था। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से बात करें तो कानपुर में पूर्ण रूप से अधिकार किया था कैंपबेल ने। नाना साहेब भागकर नेपाल चले जाते हैं और जो तात्या टोपे थे
वो जाकर झांसी की रानी से मिल जाते हैं। यही है तात्या टोपे। ये कहाँ चले जाते हैं? ये झांसी की रानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं झांसी की। झांसी में देखिए झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अब ये विद्रोह का नेतृत्व क्यों कर रही थी? देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनके पति थे गंगाधर राव, उनका देहांत हो गया था और इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था दामोदर राव, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकृति नहीं दी थी। गोद निषेध अधिनियम के तहत उन्होंने दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं माना। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह को आगे बढ़ाया। ये इनकी विद्रोह के में किसके साथ लड़ाई हुई थी? तो वहाँ पर जो कैप्टन ह्यूरोज थे उन्होंने रानी को हरा दिया। लेकिन क्या होता है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भागकर ग्वालियर चली जाती है। ग्वालियर में जो सिंधिया थे वो अंग्रेज़ों के समर्थक थे, तो इसलिए वहाँ की जनता ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। तो लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन वहाँ भी इनका संघर्ष होता है अंग्रेज़ों के साथ। और 17 जून 1858 को रानी जो है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है। अब जो ये तात्या टोपे थे, तात्या टोपे यहाँ से, क्योंकि ये पहले तो नाना साहेब के साथ थे, उसके बाद ये लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए थे। अब यहाँ से जब ग्वालियर में भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, लक्ष्मीबाई मर जाती है, तो ये कहाँ चले जाते हैं? तात्या टोपे नेपाल चले जाते हैं। उसके बाद जो सिंधिया थे, ग्वालियर की जो सिंधिया थे, इन्हीं का एक सामंत था मान सिंह। उस मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखा दिया और इसे अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया। जब भी अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं तो 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा अन्य जगहों पर देखते हैं किस किस ने नेतृत्व किया है। इलाहाबाद में कौन थे? इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे जिन्होंने नेतृत्व किया, और यहाँ पर विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया था। इसके अलावा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और ये अहमदुल्ला इन्होंने लोगों को जिहाद के नाम पर इकट्ठा किया था। इनकी नीतियों के दुखी होकर अंग्रेज़ों ने इन पर 50,000 का इनाम भी रखा था। बाद में इन्हें गोली मार दी जाती है। इसके अलावा मंदसौर में किसने नेतृत्व किया? तो फिरोज शाह ने। बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। तो देखिए जो ये कुंवर सिंह थे, ये 80 साल के व्यक्ति थे। बिहार में पहले देखते हैं कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो बिहार में सबसे पहले हुआ था दानापुर में विद्रोह। कई बार बिहार की जगह पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ, या फिर किन किन जगहों पर हुआ था। तो आपको याद रखनी चाहिए दानापुर, आरा, पटना, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगहों पर विद्रोह हुआ था। सबसे पहले दानापुर में होता है। वहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा जब विद्रोह दबा दिया जाता है तो सभी विद्रोही कहाँ पहुँच जाते हैं? वे पहुँच जाते हैं जगदीशपुर, और जगदीशपुर में ही थे कुंवर सिंह। 80 वर्ष के व्यक्ति थे, जमींदार थे। ये अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ थे। इन्होंने वहाँ पर नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित किया। जब तक ये रहे अंग्रेज़ वहाँ पर अधिकार नहीं कर पाए। लेकिन क्या होता है, इनके हाथ में गोली लग जाती है और जिस कारण ये घायल हो जाते हैं। इसी कारण घायल होने के कारण ही 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगर हम असम में देखें तो असम में किसने नेतृत्व किया? वो थे मनीराम दत्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किसने किया? तो यहाँ पर 2 भाई थे, राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह। इन दोनों ने नेतृत्व संभाला। महाराष्ट्र में किसने किया? महाराष्ट्र में रंगो बापूजी थे, और बेंगलोर में किसानों ने। बहुत जगह पर सामान्य जनता ने, किसानों ने, इन्होंने भी विद्रोह को संभाला। इसके अलावा ये लगभग ऐसा नहीं है कि क्रांति उत्तर भारत में ही रही, दक्षिण भारत में भी गई। मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सभी जगहों पर भी इस क्रांति में का फैलाव हुआ था। पंजाब और इधर के एरिया में भी था, लेकिन ऐसा नहीं है, पंजाब के बहुत सारा एरिया इस क्रांति से अछूता ही रहा। अगर हम इसकी असफलता के कारण देखें तो असफलता के क्या क्या कारण रहे हैं? सबसे प्रमुख कारण था असफलता का संगठन का अभाव। देखिए यह विद्रोह जितनी तेज़ी से फैला उतनी ही तेज़ी से इसे दबा भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि संगठन का अभाव नहीं था। जहाँ
जब हुआ तभी विद्रोह शुरू हो गया। किसी ने भी कोई तारीख ऐसी निश्चित नहीं थी कि सभी जगह एक ही दिन विद्रोह किया जाए, या फिर सभी जगहों को कोई संगठित कर रहा था, कोई इनका मुख्य नेता था, ऐसा नहीं है। इनमें सभी में अपने अपने कारण थे और संगठन का एक अभाव था। इसके अलावा इनके सामंत जो भारतीय थे, इनके संसाधन जो है वो सीमित थे। अंग्रेज़ों की सेना संगठित थी, उनके पास अपने हथियार भी थे, आधुनिक बंदूकें थी, लेकिन भारतीयों के पास ऐसा नहीं था। जो देसी नरेश थे, सामंत थे, इन्होंने भारतीयों का साथ न देकर अंग्रेज़ों का साथ दिया था। जो पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, बंगाल, यहाँ के जो राजा थे, इन सब ने किसका साथ दिया? अंग्रेज़ों का। अगर ये भी क्रांति में शामिल हो गए होते तो शायद उसी समय की स्थिति अलग होती। इन सब ने भारतीयों का साथ नहीं दिया, तो वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अगर इन्होंने अपनों का ही साथ दिया होता, अंग्रेजी सेना का साथ न देते, तो स्थिति तभी बदल जाती। इसके अलावा निश्चित उद्देश्य का अभाव। इन विद्रोहियों का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था कि हम क्रांति कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं। सबके अपने अलग अलग हित थे। नाना साहिब पेंशन के कारण इनके विद्रोही थे। रानी लक्ष्मीबाई उत्तराधिकार के नियम को लेकर थी। बेगम हजरत महल इस कारण थी क्योंकि उनके पति को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। तो हर किसी का अपना अलग अलग हित था। उनका एक निश्चित उद्देश्य नहीं था भारत को आज़ाद कराना। वे केवल अपने राज्य से अंग्रेज़ों को हटाना चाह रहे थे। इसके अलावा और क्या कारण थे? राष्ट्रीय भावना की कमी। ये राष्ट्रीय भावना के उद्देश्य को लेकर क्रांति नहीं कर रहे थे। इनमें केवल अपने राज्य और अपनी स्वयं की जो कमी थी उनको लेकर ही ये क्रांति कर रहे थे। वहीं शिक्षित वर्ग ने भी इनका कोई सहयोग नहीं किया। शिक्षित वर्ग इस क्रांति से दूर ही रहा, और सभी सैनिकों का सहयोग न होना, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर उस समय क्या था, जो सैनिक थे 5:1, इनका रेशियो कितना था? 5:1 का रेशियो था। अगर सभी सैनिक, ये 5 सैनिक, 5 रेशियो वाले इतने सैनिक मिल गए होते, सभी ने विद्रोह किया होता, तो ये अंग्रेज कुछ भी नहीं कर पाते। उनकी संख्या सेना में बहुत कम थी, लेकिन सभी सैनिकों ने सहयोग नहीं किया और अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया। ये प्रमुख कारण रहे हैं जिनके कारण ये क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी इसने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। क्रांति ने अंग्रेज़ों को अपनी नीतियाँ बदलने पर इसने मजबूर कर दिया। तो इसके परिणाम देखते हैं क्या रहे क्रांति के। तो देखिए, जैसे ये क्रांति हुई, इसके बाद अंग्रेज समझ गए थे कि अपनी नीतियों में इन्हें परिवर्तन करना होगा, नहीं तो ये यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो जो कंपनी, अब तक कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, उस शासन को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया और सीधे किसने अपने हाथों में ले लिया? वहाँ की सरकार ने। ये घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई थी कि अब भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया है और वहाँ की जो महारानी है, सीधे वही अपना शासन यहाँ से संभालेंगी। इसके अलावा जो गोद निषेध अधिकार था, जिसके तहत राज्यों का विलय किया गया था, जैसे झांसी के में उत्तराधिकार को नहीं माना, तो जिन राजाओं के बच्चे नहीं थे, उस राज्य को अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया जाता था। अब इस कानून को समाप्त कर दिया गया। अब इसके तहत कोई भी राज्य का विलय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रियासतों के विलय की जो नीति थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया कि इसके बाद अब भारत में, अब ब्रिटिश राज्य में किसी भी रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। जो वहाँ के देसी राज्य थे, उनकी अखंडता और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और सभी देसी नरेश ब्रिटिश ताज के अधीन शासक अब बन गए थे। इसके अलावा जो सामंत और तालुकेदार थे, जो इनके खिलाफ हो गए थे, उनको भी उनकी सुविधाएं वापस कर दी गई। जो इनकी सेना, क्योंकि क्या था, 1857 की क्रांति से पहले तालुकेदारों के पास भी अपनी कुछ सेना की टुकड़ी होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे समाप्त कर दिया गया था। इनके किले छीन लिए थे। अब क्या हुआ, इन्हें इनकी सुविधाएं वापस कर दी गई थी। धार्मिक मामलों में इनकी हस्तक्षेप की जो नीति रही है, ये समाज सुधार करना चाहते थे, तो उस नीति को भी इन्होंने अब समाप्त कर दिया। अब ये हस्तक्षेप की नीति अपनाने लगे। इसके अलावा पील आयोग का गठन किया गया।
पील आयोग का गठन क्यों किया गया? सेना का पुनर्गठन करने के लिए, क्योंकि पहले भारतीय सेना में ज़्यादा हुआ करते थे। अब इन्होंने 5:1 का ये रेशियो घटाकर कितना कर दिया? 2 और 1 का। अब सेना में कितने भारतीय? 2 भारतीय होंगे तो 1 अंग्रेज होगा। ये घटा दिया ताकि आगे अगर ऐसा कोई विद्रोह होता है तो उसे ये आसानी से कंट्रोल कर पाए। तो ये थे 1857 की क्रांति के कारण, इसके नेतृत्वकर्ता, क्यों ये असफल हुई है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।